तो यहाँ पे हम बात करने वाले इंटीग्रिटी की, राइट। देखो यहाँ पे किसी भी चीज को कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम्स आपको बनाए गए हैं उसी डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। डायग्राम्स में आप देखोगे, आप एग्जाम के अंदर भी जब भी सवाल आएगा तो आपको इस तरह के डायग्राम्स बनाने होंगे। इसमें भी आप अपने इनोवेशंस ला सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मेरे वाले डायग्राम कॉपी करो, नॉट एट ऑल, राइट। यू ब्रिंग योर ऑन इनोवेशन, राइट। चलो वो आएगा धीरे धीरे, इनिशियली आप इसे कॉपी कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? डूइंग व्हाट आउट टू डू, वो काम करो जो करना चाहिए, और डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, अगर कोई नहीं भी देख रहा है तब भी आप सही काम कर रहे हो। गॉट इट? देखो ये आपका होमवर्क का पार्ट है, ओके। होमवर्क, ये मूवीज जरूर देखना आप। एक मूवी है राजकुमार राव की न्यूटन, जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था इंडिया से। किसी ने देखा है क्या इस मूवी को, न्यूटन? अगर नहीं देखा है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू वॉच दिस मूवी न्यूटन। तो इसमें वो क्या होता है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या आप जानते हो कि नक्सली इलाके बहुत है, वहां पे नक्सलवाद बहुत है, नक्सलिज्म बहुत है। तो ऐसे ही एक नक्सल वाले इलाके में, नक्सल अफेक्टेड एरिया में, बीइंग अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको इलेक्शन करवाने के लिए भेजा गया था। और वहां यस पे सर, आई वॉच पैरामिलिट्री, दिस। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में उनके वहां पे मुठभेड़ हो गई थी, गर्दन वगैरह भी टूट गई थी। गॉट इट? तो काफी शानदार मूवी है ये। तो मतलब पूरी पैरामिलिट्री उनके खिलाफ थी, नक्सलवाद उनके खिलाफ था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपनी जॉब करी, अपनी ड्यूटी पूरी करी। गर्दन उनकी है ना टूट गया, बट इसके बाद भी ही कंप्लीटेड द इलेक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी बोलते हैं। आया समझ में? इट इज टू एडहेयर टू द सेट ऑफ इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स बाय चॉइस एंड नॉट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि जब आप इंटीग्रिटी की बात करते हो तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं, आप बाय चॉइस जाते हो। बॉस ने कहा है, सीनियर ने कहा है, संविधान में लिखा है, इसलिए आप उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि इसलिए आप फॉलो करते हो क्योंकि आपको अंदर से लगता है, आपकी अंतरात्मा आपकी कंसाइंस से बोलती है कि हाँ ये बात सही है और हाँ ये बात गलत है। समझ पा रहे हैं आप मुझे? राइट। तो इंटीग्रिटी की जब भी आप बात करोगे, सबसे पहले कोर प्रिंसिपल्स में क्या होता है? वर्च्यूज ऑफ ऑनेस्टी होती है, लॉयलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपको पता है आपका उद्देश्य क्या है, उससे भटकना नहीं, उससे विचलित नहीं हो रहे हो आप लॉयल हो, राइट, वफादार हो वहां पर उस चीज के प्रति, राइट। यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर वैल्यू। जैसा हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर रावण की गोल्ड की बनी हुई स्टेचू आ जाए तो कई लोगों का वहां पे डेफिनेटली विचलित होगा, राइट। लेकिन जो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है वो इसको कायम रखेगा। सो ऑनेस्ट वर्चुअस मतलब गुण होता है, ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, ऑब्जेक्टिविटी का गुण, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। अडेरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स, और जो कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया उसके अंदर रह करके, राइट। आउटकम क्या है इसका? अगर आप इंटीग्रिटी को फॉलो करते हो तो इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ होगा, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, वेलबींग। ऐसे लोग जो करप्ट होते हैं वो कभी भी शांति की नींद नहीं सो पाते हैं, ऑल द टाइम उनको लगता है कि कब कहां से क्या ना हो जाए। लेकिन कोई अगर ईमानदारी से अपनी काम कर रहा है तो एटलीस्ट वो चैन की नींद तो ले सकता है ना, रात को अच्छे से सो तो सकता है ना। समझ पा रहे हो? नो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, उसकी अंतरात्मा जिंदा रहती है, मरती नहीं है। ओके। उर्दू में इसके लिए एक शब्द होता है जमीर, राइट। कि अगर आपने अपने वैल्यूज को ही मार दिया, कॉम्प्रोमाइज कर ले, आपका जमीर ही मर गया, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके जीने का। समझ पा रहे हैं आप? ठीक। एक और मूवी है गंगा जल, न्यूटन और गंगा जल, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, प्लीज आप उसे देखो, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। एक ही कमरे में दिन भर पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि आप आईएएस बन जाओगे, तो आई डोंट बिलीव इन दिस शिट। नेक्स्ट, या गुड गवर्नेंस, शासन अपने आप अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे हैं तो शासन अच्छा हो जाएगा। गुड वर्क कल्चर, अगर आप अच्छे हो तो आपके जूनियर्स भी अच्छे होंगे कि क्या बात है, सर तो काफी ईमानदार हैं, सर तो करप्शन करते ही नहीं है, तो हम क्यों करें। एटलीस्ट कुछ बंदे तो मोटिवेट होंगे ना, राइट। सारे नहीं होंगे तो एटलीस्ट कुछ तो होंगे, राइट। प्रोबिटी आएगी, प्रोबिटी का मतलब है सभी की तरफ से इंटीग्रिटी ओवरऑल डेवलप होगी, पूरी सोसाइटी में डेवलप होगी। इसके ऊपर चैप्टर आगे डेप्थ में वहां पे पढ़ेंगे। एथिकल डिसीजन मेकिंग आएगी, जब भी आप डिसीजन लोगों को वो एथिकल होगा,
वो आपके लालच से भरी नहीं हुई होगी, आपके नीड से, आपके ग्रिड से भरी हुई नहीं होगी, आपकी पार्टीजनशिप कि चलो ये मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मेरा इस पार्टी का नेता मेरा बड़ा साथ देता है, तो मैं आईएएस ऑफिसर हूं तो मैं इस पार्टी के नेता का ज्यादा काम करवाऊंगा और अपोजिशन वालों का काम नहीं करवाऊंगा। ऐसा एक्चुअल में होता है। लेकिन अगर आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, जब मैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी बोल रहा हूं तो प्लीज वुमेन भी इसमें शामिल है। राइट, फाइन, एथिकल डिसीजन मेकिंग तब आएगी, राइट। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि इंटीग्रिटी को डिस्करेज करती हैं, राइट। लोग तो होना तो चाहते हैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ह्यूमन ऑफ इंटीग्रिटी, लेकिन हो नहीं पाते हैं, राइट। क्या कारण है इसके पीछे, उसका भी एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक छोटा सा हमने डायग्राम यहां भी बना दी है। या पुअर वैल्यू सिस्टम, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ पे जो वैल्यू सिस्टम है ना वही बहुत पुअर है, राइट। ये चीजें कोई ना घर में सही से सिखाता है, कोई ना स्कूल में, ना कॉलेजेस में, ना सोसाइटी में, राइट। लो सेल्फ स्टीम, और अगर किसी का आत्मविश्वास कम है, स्वाभिमान कम है, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, राइट। आत्मविश्वास समझते हैं आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान, सेल्फ ऑनर, ये कुछ चीजें जिसका हाई होगा ना वही इतने बड़े बड़े काम कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट, सोसाइटल प्रेशर, भाई पूरी सोसाइटी का आपके ऊपर प्रेशर होगा। जैसे आप आईएएस बन के जाओगे जब डिस्ट्रिक्ट में, तो ऊपर के ऑफिसर्स और नीचे के ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस और बिजनेस क्लास, माफिया, ये सब आपके साथ मिलके आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे करप्ट होने के लिए। कैसे हैंडल करोगे आप? डर तो नहीं लग रहा है? फाइनेंशियल डिस्टेबिलिटी, एक बड़ा कारण यह है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। आखिर क्यों लोग करप्शन करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी नहीं होती। ऐसा पहले था मुझे लगता है, लेकिन अभी 7th पे कमीशन आने के बाद सरकारी नौकरियों की सैलरी बहुत अच्छी है और बाकी बहुत बड़ी बड़ी पर्क्स भी मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे पुलिस सर्विसेज में क्या होता था, जब मैं सीनियर से बात करता हूँ, जैसे महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, तो वहां पे पहले, अब तो शायद बढ़िया हो गया, पहले क्या होता था आज से 20 साल पहले, 20-25, उनकी जो सैलरी थी ना, 3,500 रुपये, 4,000 रुपये, ऐसा होता था कांस्टेबल्स वगैरह की सैलरी। तो भाई 4,000 रुपये में मुंबई जैसे शहर में कैसे सर्वाइव करेगा वो? समझ पा रहे हैं आप? उससे पहले मैं अपने डैड के जमाने की बात करूं तो वहां पे 700 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये ऐसी सैलरी होती थी। तो ऐसे सैलरी में सर्वाइव करना वाकई बड़ा मुश्किल है। तो फाइनेंशियल डिस्टेबिलिटी होने की वजह से लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है करप्शन का। करप्शन हर हाल में अनुचित है, गलत है, इनअप्रोप्रिएट है। कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, यानी ब्राइब जैसी चीजें। अब हम सारी इतनी बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक किसी को रिश्वत नहीं दी है? सिलेंडर मंगवाने के लिए 10-20 रुपये ज्यादा नहीं दिया आपने? या कभी रेस्टोरेंट में गए तो अच्छी सीट के लिए वेटर को आपने 50-100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए? या कभी स्कूटी से पकड़े गए, कार से पकड़े गए, तो ट्रैफिक पुलिस वाले को 50-100 रुपये, 500 रुपये आपने नहीं दिए? या कभी कोई सरकारी काम कराने के लिए आपने 50-100 रुपये नहीं दिए? कोई है आप में से ऐसा? भाई मैं तो नहीं हूं, मैंने दिए हैं साफ साफ। मैं कई बार पकड़ा गया हूं गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, तो 200-500 रुपये देकर के मैं निकल जाता था। अब तो नहीं करता हूं, लेकिन ये बात करता हूं अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की, राइट। तो ये चीजें हम करते थे। राइट। लेकिन जब चीजें समझ में आई तो एटलीस्ट अवॉइड किया। तो हमारे सोसाइटी के अंदर ही, हमारे घरों में, हमारे आसपास ये सारी चीजें चल रही है। बताइए आयुषी, क्यों फेमस है ये? नाम तो सुना है बट मुझे याद नहीं है। वाह, ब्यूटीफुल, क्या बात है। देखो डॉक्टर अशोक खेमका एक आईएएस ऑफिसर है हरियाणा कैडर में। अभी तक इनका 25 इतनी साल बड़ी की सर्विस में तबादल 55 टाइम्स हो गए इनके बाद। ट्रांसफर हो गया है। समझ रहे हो? 55 बार ट्रांसफर हो गया, मतलब कि हर 4-5 महीने में इनका ट्रांसफर हो ही जाता है। और ये हर बार पूरी बेस्ट कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की, लेकिन हर बार इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। रीजन, ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन। कभी उन्होंने अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो हरियाणा में आप जानते हो थोड़ा सा यू नो करप्शन जैसी चीजें ज्यादा रही है अनफॉर्चुनेटली, जंगल राज जैसा सिस्टम जैसे बिहार में था पहले, राइट। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी, बट उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, समझे। और 55 टाइम्स उनका ट्रांसफर हो गया है। तो कोई भी अच्छा काम अगर आप करने जा भी रहे हो ना डिस्ट्रिक्ट में, तो कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तो लगता है। लेकिन आप किसी डिस्ट्रिक्ट में गए और 4 ही महीने वहां पे बहुत अच्छे से काम करो, आपका ट्रांसफर हो गया, तो भाई उस टाइम पे क्या होगा? आप देखोगे यार मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, उसका आउटकम तो आ ही नहीं रहा है। ये पॉलिटिशियन, ये नेक्सस ऑफ माफियाज, मिडलमैन, ब्रोकर्स, पुलिस,
बिजनेसमैन, मैं क्वेश्चन इनका पूछना नेक्सस चाहता चल रहा हूँ। है पूरा। व्हाट? एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, इतना प्लेटेबल नहीं है, बट एक ऑफिसर ने बताया था, आई एम नॉट गोना नेम दैट ऑफिसर, उन्होंने इनका ही नाम लेके बताया था कि भाई इनकी 55 बार इनकी ट्रांसफर हो चुकी है, लाइक इनको कभी काम करने की अपॉर्चुनिटी कॉन्फर की ही नहीं गई। तो मैंने उनको बोला था कि ऑनेस्टी से काम करने में क्या प्रॉब्लम है, मैंने डिफर करी थी उनसे स्टेटमेंट, एंड ही सेड कि ऑब्वियसली ऑनेस्टी इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स दैट वी नीड टू वील्ड, बट अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में टिक ही नहीं पाओगे, तो रिफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, तो फिर आप कर क्या लोगे? एक जगह स्टेबिलिटी चाहिए कम से कम 6 महीने की। राइट, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी ईमानदारी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें? ऑब्वियसली नहीं है। राइट, तो ये सिस्टम की गलती है ना, इसमें ऑफिसर की कोई गलती नहीं है। अब जैसे इतना बढ़िया ऑफिसर्स हैं, उनको है ना जानबूझ के कई सालों से अभी लास्ट में ऐसी सर्विस दी गई जहां पे कुछ काम होता ही नहीं है। गॉट इट? उन्होंने अखबार में साफ साफ एक इंटरव्यू भी दिया था अभी रिसेंटली, कुछ महीने पहले आया था। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट मेरे को 4 लाख रुपए दे रही है सैलरी, और मैं काम जीरो कर रहा हूं, हफ्ते के केवल 4 घंटे। गॉट इट? मतलब ये 4 लाख रुपए टैक्स वगैरह सब मिला करके होता है, और 20-25 साल बाद होता है। आप पहली बार में ये मत सोचो कि अगले साल ही आपको 4 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है? तो उनको ऐसे डिपार्टमेंट में डाल रखा है जहां पर कुछ काम है ही नहीं। स्कूल क्यों? यूनिफॉर्म। क्योंकि हर सोसाइटी में, हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है। तो उन लोगों को लगता है कि अगर ये इस डिपार्टमेंट में आ गया तो करप्शन करने नहीं देगा। गॉट इट? एक बार क्या हुआ कि वहां के सीएम ने, राइट, वहां के सीएम ने इनके ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट तैयार कर दी। समझ गए? देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ पे पावर की गेम पता चलेगा आपको। सीएम ने ये नेगेटिव रिपोर्ट तैयार कर दी कि ये आईएएस ऑफिसर में ही गड़बड़ है। राइट? आपका सीनियर और आपके पॉलिटिशियन जो होते हैं वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इसी बेसिस पे आपका प्रमोशन वगैरह होता है। तो वो जो सीएम ने रिपोर्ट दी ना, उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में डॉक्टर खेम का हाई कोर्ट चले गए। समझ रहे हो? मतलब सीएम के अंडर आप काम कर रहे हो, स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर, और वहां उसी के अगेंस्ट में, सीएम के अगेंस्ट में ही आप हाई कोर्ट चले गए कि ये आपने गलत रिपोर्ट बनाई है, आपको दोबारा बनाना होगा, इसमें गड़बड़ है कुछ। और हाई कोर्ट ने डॉक्टर खेमका के फेवर में अपना जजमेंट सुनाया। राइट? दैट्स द पावर। ये एक ईमानदार व्यक्ति में ये पावर हो सकता है। समझ रहे हो? ईमानदारी के अलावा ये चीज और कहीं नहीं मिलेगी। एनीवे, चलो नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी अगर आपको पब्लिक सर्विस में देना हो तो टीएन शेषन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जिन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बड़ा काम किया था। अब यहाँ पे टीएन शेषन के बारे में थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम्पल में लिखोगे। किसी को पता है टीएन शेषन के बारे में? बिल्कुल सर, उन्होंने एक चीज बोली थी, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, एंड वेरी नाइस। उनका नाम से पॉलिटिशियन कामते थे, एंड ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, आप कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने इंडिया में इलेक्शंस का सिनेरियो चेंज कर दिया था। किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कोई पोलिंग बूथ को कैप्चर कर ले, या वो ही स्लिप्स ही चढ़ा ले। राइट, बहुत ही बढ़िया कहा आपने। और फोटो वाली वोटर आई कार्ड, बैलेट सिस्टम जैसी चीजें, ठीक है दोस्त। तो देखो, टीएन शेषन एक आईएएस ऑफिसर थे। गॉट इट? और ही वाज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। तो जब वो तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, तो जब वो डीएम थे ना मदुरई के अंदर, मदुरई बड़ी फेमस शहर है, सिटी है, तो मदुरई में जब वो डीएम थे, उसी के टाइम पर उन्होंने जयललिता, शी वाज चीफ मिनिस्टर, गॉट इट, उनसे उन्होंने पंगा ले लिया था। मतलब उन्हीं का राज्य में आपको जिंदगी भर सर्विस देना है, और वहां के मेन पॉलिटिशियन से ही, जो आने वाले कई डिकेड्स के लिए सीएम थी, उसी से पंगा ले लिया। समझ रहे हो? तब उनका बड़ा नाम हुआ था। 1963 की बात हो रही है। तब से पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस उनसे डरने लग गए थे, और जिंदगी भर सारे पॉलिटिक्स जो थे ना उनके सामने नहीं आते थे। राइट? और आगे चल के वो रिटायरमेंट लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको इलेक्शन कमीशन में रखा गया, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे नो गुंडा राज। पहले क्या होता था, बहुत सारा गुंडा राज चलता था, मतलब कि माफिया एंड ऑल। राइट? तो ये गूंस होते थे, ये जाके पोलिंग बूथ को कैप्चर वगैरह कर लेते थे, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। तो इसको हटाने के लिए बड़े काम किए। फिर जो वोटर आई कार्ड जो अभी हमारे पास होता है ना, जिसमें फोटो होती है हमारी, पहले ये फोटो वाली नहीं होती थी। इस एपिक वजह से बहुत सारी, कार्ड
प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने क्या किया, फोटो वाले ये काम शुरू किए। अगर आपका फोटो मैच कर रहा है तभी आप आ पाओगे, अदरवाइज सिंपली नाम के थ्रू आप वोट नहीं दे सकते। बैलेट सिस्टम तो 1980s में ही आ गया था, लेकिन इसके बहुत ही व्यापक तौर पर, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर, बिगड़ स्केल पे पूरे इंडिया में जो फैलाने का काम था वो मिस्टर सेशन नहीं किया था। गॉट इट। सो सिविल सर्वेंट्स के लिए टीएन सेशन, डॉक्टर एस जयशंकर जैसे लोग बड़े ही मतलब रिस्पेक्टेबल लोग हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, इसके लिए इनको याद रखा जाता है। कभी इनकी बायोग्राफी आप पढ़ें, अच्छा लगेगा। ये पावर होता है कि ईमानदारी वाले आईएएस ऑफिसर में, मतलब जिस राज्य में आप, उस राज्य के पॉलिटिशियन से पंगा ले लो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। सेकंड, रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू मिसयूज पोजीशन और एक्सेप्ट गिफ्ट। कई बार है ना, लोग पोजीशन का, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो ये टेम्पटेशन आपको रोकना है। आकर्षण और डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों से ही बचना है आपको। आप गिफ्ट नहीं ले सकते हो। सिविल सर्विसेज कोड के हिसाब से अगर कोई गिफ्ट 5,000 रुपए से ज्यादा का है तो आप गिफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है वो ब्राइब दी गई हो। गॉट इट। जैसे लेट्स से पहले क्या होता था, जैसे मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो मैंने आपको कार गिफ्ट कर दी, तो आप भी बोल दोगे सरकार को ये तो मुझे गिफ्ट मिला है, मैं रख सकता हूं, लेकिन भाई ये ब्राइब हो सकता है ना, राइट। तो दैट्स व्हाई सरकार ने लिमिटेशन लगा दिया, 5,000 रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते आप। और अगर करना पड़ रहा है कभी तो सरकार को पहले इन्फॉर्म करोगे, अप्रूवल लोगे। समझ गए, राइट। आप आईएएस आईपीएस बनने के बाद अपनों को, जान पहचान वाले को जॉब देना, राइट, ये सारी बातें, या किसी अपने जान पहचान वाले को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज करवा देना, ये सारी चीजें अभी भी चलती हैं। लेकिन ये सारी बातें क्या है, मिस यूज ऑफ पावर में आती है, राइट। नेक्स्ट, अ सिचुएशन वेयर अ क्विड प्रो को is expected to return for an otherwise legally acceptable gift, doing the right thing even when no one is watching. Okay, so it's like कि ऐसी बहुत सारी बातें होती है जहां पे आप गिफ्ट नहीं ले सकते, और अगर मिल भी गया है तो आपको वापस करना पड़ रहा है। गॉट इट। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव होकर के आप चीजों को गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हो, यानी कि चलो एक आध दो चीजें नहीं बताएंगे सरकार के तो क्या ही पता चलेगा, ऐसा नहीं। आप वहां पे काफी प्रोएक्टिव होकर के गवर्नमेंट को सारी चीजें बता रही हो। अगर किसी ने गिफ्ट भिजवा भी दिया है तो इसे आप वापस करवा देते हो, राइट। अब जैसे आपका बर्थडे है तो पूरे जिले में सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल के तौर पे कि चलो आज तो मैडम का या सर का बर्थडे है, सर का बर्थडे है, तो बहुत सारे गिफ्ट आप तक पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन आप रख नहीं सकते उनको, आप उनको वापस करवाओगे। गॉट। तो इस लेवल की ईमानदारी हो जब वो इंटीग्रिटी कहलाएगी। एबिलिटी टू नोट बो अंडर प्रेशर, किसी भी प्रेशर के सामने आप झुक नहीं रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोसाइटल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फैमिलियल हो। गॉट इट। जैसे कि आप अपने सन इन लो, अपने दामाद को या अपने नेपोटिज्म का यूज करना ही नहीं है इसमें। तो आपको पता होगा कि बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, आपको कभी भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। होम कैडर तो मिल जाएगा, जैसे अगर आप यूपी से हो तो यूपी में पोस्टिंग हो जाएगी, दिल्ली से हो तो दिल्ली में पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन आपको वो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। ये क्यों रखा गया है ये नियम के तौर पे, सो दैट वहां पे आप इस तरीके का टेंडर वेंडर जैसी चीजें होती है, बहुत सारी काम करवाना पड़ता है आप, तो आप अपने आप रिलेटिव्स को ना दे दो, समझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसका भी तोड़ निकाल ही लेते हैं। नेक्स्ट, नॉट डाइवर्टिंग फंड्स थ्रू सीएसआर और क्लेमिंग फेक इनकम टैक्स रिबेट्स वाया सेल एनजीओज। सेल एनजीओज पता है क्या होते हैं, मतलब पेपर पे तो एनजीओ है लेकिन एक्चुअल में कोई काम कर नहीं रहे हैं वो, राइट। तो कई बार ब्लैक मनी को छुपाने के लिए सेल एनजीओ का इस्तेमाल किया जाता है, इनकम टैक्स से बचने के लिए, सीएसआर से बचने के लिए। सीएसआर पता है क्या होता है, एनीवन? Corporate social responsibility, sir. व्हाट इज दिस? Sir, for the companies, sir, those who are the corporate companies, they have to allocate a certain percentage of amount for the social welfare, sir, for performing the social activities for the for the Exactly. welfare of the people. तो इसके लिए एक लिमिट होती है कि लाइक ये प्रॉफिटेबल, कोई बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया मुनाफा कमा रही है, तो अपने प्रॉफिट का 2% उसे सोसाइटी के लिए लगाना पड़ेगा, सोशल सर्विस के तौर पे। उसे बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये वेरी रिसेंटली 2024 के प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, समझे। यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था कि सीएसआर के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है, 2% की बात कह तो रहा है वो। गॉट इट। बस इतनी सी बात थी, ये कर देते आप, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वो भी गलत किया। क्यों? क्योंकि रट्टा नहीं मारा था ना, अपने दिमाग तो चलाना है नहीं।
ओके एवरीवन, आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? इंटीग्रिटी। पूरी बात हमने इंटीग्रिटी के ऊपर करी।